हेलो एंड वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले जो जनरल है हमारे पास, हम उसको समझ लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 जो कि डेफिनेशन की बात करता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास मीनिंग क्या है स्टेट का। ये पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो स्टेट है ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये इंक्लूड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, सारे के सारे लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर या फिर जो अंडर कंट्रोल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सेकंड आ गया हमारे पास कॉन्टेक्चुअल यूज़ आ गया। इसमें आ गया हमारे पास डेफिनेशन अप्लाई करती है अनलेस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट करता है अदरवाइज। थर्ड आ गया हमारे पास पर्पस, ये क्लैरिफाई करता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंसिडर की जाती हैं द स्टेट एप्लीकेशन के लिए लॉज की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। इसमें आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 जो है हमारे पास वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। इसमें सबसे पहले हम जो है जनरल, हमारे पास ये जो है एक सब हेडिंग है, इसमें हम जनरल प्रोविजंस को देखेंगे। मोस्टली आपके पास जो एसएससी या बैंकिंग या फिर आपके पास जो यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स का ही पोर्शन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इस पोर्शन को अच्छे से करें। सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 जो है वो डेफिनेशन की बात करता है। किसकी डेफिनेशन की? पहला आ गया इसमें हमारे पास स्टेट जो है उसकी डेफिनेशन की बात की जा रही है। इसमें बताया गया है कि जो टर्म है हमारे पास द स्टेट वो इंक्लूड करेगी, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये जो है इंक्लूड करेगी। यहाँ पे आ गया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो है हमारे पास हर एक स्टेट की, फिर आ गया हमारे पास लेजिस्लेचर जो है हमारे पास हर एक स्टेट का, फिर आ गया हमारे पास सारी की सारी लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज़। फिर आ गया इसमें सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन जो है वो बात करता है कॉन्टेक्चुअल यूज़ की। यहाँ पे जो है डेफिनेशन अप्लाई होती है अनलेस जो है कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज जो सजेस्ट नहीं करता, तो ये जो अगर जहाँ भी स्टेट आ गया वहाँ पे जो है ये अप्लाई होगी। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास पर्पस क्या है, ये क्लैरिफाई करता है कि कौन सी अथॉरिटीज़ को जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया है द स्टेट, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसकी डेफिनेशन में। तो एक बार ही हम रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 3 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। सब हेडिंग है जनरल हमारे पास। मोस्टली जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 डेफिनेशन की बात करता है, स्टेट की डेफिनेशन की। इसमें बोला गया है जो टर्म है हमारे पास द स्टेट वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हर एक स्टेट की, लेजिस्लेचर हर एक स्टेट का, सारी की सारी लोकल या फिर दूसरी अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। फिर आ गया कॉन्टेक्चुअल यूज़ आ गया, अप्लाई करेगा जहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज्ड है अनलेस वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि ये यूज़ नहीं होगा। पर्पस क्या है, बेसिकली बताया गया है कौन सी अथॉरिटीज़ द स्टेट में जो है इंक्लूड की गई हैं। ये दो पोर्शन थियोरेटिकल है, आपको जो याद रखना है वो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है याद रखना है। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद या फिर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कौन से लॉज इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के साथ। इसमें पहला पॉइंट आ गया हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग लॉज। सारे के सारे लॉज जो इन फोर्स हैं, जो फोर्स में है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ तो वो जो है वॉइड माने जाएंगे जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास फ्यूचर लॉज बाय द स्टेट। स्टेट जो है वो लॉज नहीं बना सकता है जो टेक अवे करता है या अब्रिज करता है फंडामेंटल राइट्स को। कोई भी लॉ जो वायलेट कर रहा है वो वॉइड होगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक जो है कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। तीसरा आ गया डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ जो है वो इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, यूसेजेस जो फोर्स में है इंडिया में, जिनका फोर्स है लॉ का इंडिया में।
फिर आ गया डेफिनेशन हमारे पास लॉज इन फोर्स। ये इंक्लूड करते हैं लॉ जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, जो रिपील नहीं किए गए थे इवन इफ वो ऑपरेशन में नहीं है कहीं भी। फिफ्थ आ गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सक्लूडेड। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो कवर्ड नहीं है इस आर्टिकल के अंडर। तो यहाँ पे जो है हमने क्या डिस्कस किया है, हमारे पास यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस हुआ है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 किसकी बात करता है, जो भी हमारे पास लॉज इनकंसिस्टेंट हैं या फिर डेरोगेशन में है। किसके डेरोगेशन में है, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की, मतलब फंडामेंटल राइट्स में एक चीज लिखी हुई है और कोई भी लॉ है जो उससे ऑपोजिट कोई बात करता है या उसके कॉन्ट्ररी में कोई बात करता है। पहला पॉइंट हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग लॉज की। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी लॉ इन फोर्स में था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेंसमेंट से पहले अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले अगर कोई भी फोर्स में था तो वो इनकंसिस्टेंट था यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो यहाँ पे वो वॉइड माना जाएगा, उस जो एक्सटेंट है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी का वहाँ पे। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास फ्यूचर लॉज बाय द स्टेट। अब आ गया जो फ्यूचर में जो लॉज बनेंगे उनसे रिलेटेड जो है क्या स्टेटस है। स्टेट जो है कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जो टेक अवे करेगा, मतलब दूर ले जाएगा या अब्रिज करेगा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को। अगर कोई लॉ बनाया गया तो उसको जो है वॉइड माना जाएगा उसके कॉन्ट्रावेंशन की एक्सटेंट तक। फिर आ गया हमारे पास डेफिनेशन लॉ, जो लॉ एक्सप्रेशन है उसमें क्या इंक्लूडेड है। ये आ गया हमारे पास ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स या यूसेजेस। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये भी लॉ में इंक्लूडेड हैं। इसका पर्पस क्या है कि अगर कोई नोटिफिकेशन दे दी है फॉर एग्जांपल स्टेट ने और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लिख दी है या फिर डिक्लेयर कर दी है जो फंडामेंटल राइट से जो है इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पे जो है आप क्या डिफेंस या क्या प्ली किया जा सकता है कि ये जो है नोटिफिकेशन थी, ये कोई लॉ नहीं था। तो यहाँ पे लॉ को स्पेसिफिकली बोला गया है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे लॉ की जो एक्सप्रेशन है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास। फोर्थ जो है वो बात करता है डेफिनेशन किसकी, लॉज इन फोर्स की। यहाँ पे आगे ये इंक्लूड करता है लॉ जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो रिपील नहीं किए गए थे, इवन इफ वो ऑपरेशन में नहीं थी कहीं भी, मतलब वो कहीं भी ऑपरेशन में नहीं थे लेकिन वो जिनको जो है एक्सप्रेसली रिपील भी नहीं किया गया था वो भी जो है इंक्लूड करे जाएंगे। फिफ्थ आ गया यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो आर्टिकल 368 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करता है वो कवर नहीं किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या कीवर्ड्स हैं या क्या आपका जो है एक जिस्ट है इस आर्टिकल का वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 13 की यहाँ पे बात की जा रही है जो बात करता है कि लॉज जो इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के। ये टाइटल है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्जिस्टिंग लॉज की। वो लॉज जो बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के तो वो वॉइड माने जाएंगे। फ्यूचर लॉज जो स्टेट बना सकता है, कोई भी स्टेट कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो टेक अवे या अब्रिज करता है फंडामेंटल राइट्स को, यहाँ पे उसको वॉइड माना जाएगा। डेफिनेशन जो है लॉ की वो इंक्लूड करेगी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, यूसेजेस। तो इन सब में भी अगर कुछ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट है तो वो भी हमारा यहाँ पे जो है वॉइड माना जाएगा। फिर आ गया डेफिनेशन लॉज इन फोर्स। इसमें आ गया हमारे पास लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे इंक्लूड करता है जो लेजिस्लेचर ने बनाया है या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है जो एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है लेकिन वो ऑपरेशन में नहीं है कहीं पे भी। फिफ्थ आ गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यहाँ पे
आर्टिकल 368 आ गया हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कवर नहीं किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा। तो ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा जिस्ट है, आप एक दो बारी रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो बेसिकली चीज़ें लिखी हैं कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ है जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से ही चलन में है, या फिर जो फ्यूचर लॉज हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। अगर किसी भी तरीके से ये लॉ लाया गया तो उसको जो है वॉइड माना जाएगा। फिर आ गया हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, जो कि इसमें पहला आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 14। ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। पहला पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी पर्सन डिनाई नहीं किया जाएगा उसको इक्वालिटी बिफोर द लॉ बाय द स्टेट। तो इससे जो है इस राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता। हर पर्सन इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ, तो कानून की नज़रों में हर पर्सन इक्वल है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हर एक इंडिविजुअल को। लॉज जो है वो अप्लाई होंगे फेयरली और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। स्कोप क्या है, अप्लाई करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंश्योर करता है फेयर ट्रीटमेंट बोथ गवर्नमेंट के द्वारा और जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस स्लाइड में जो है हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी। अभी तक जो है फंडामेंटल राइट्स में हमने जो जनरल सब हेडिंग है वो देखी थी, अभी हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला जो आर्टिकल है ये आएगा हमारे पास आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। सबसे पहला आर्टिकल आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल 14, जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इसमें बोला गया है पहला पॉइंट कि किसी भी पर्सन को जो है डिनाई नहीं किया जाएगा इस राइट का। इसमें माना गया है कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नज़रों में हर पर्सन जो है वो इक्वल है, अमीर है गरीब है जैसा भी है वो इक्वल माना जाएगा। फिर आ गया सेकंड पॉइंट हमारे पास, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की। यहाँ पे आ गया हमारे पास ये स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर एक इंडिविजुअल को। यहाँ पे लॉ जो है वो फेयरली अप्लाई किया जाएगा एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा। स्कोप क्या है यहाँ पे हमारे पास, कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, ये अप्लाई करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड आ गया हमारे पास ये जो है फेयर ट्रीटमेंट की बात करता है दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, और आ गया हमारे पास जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे बात की जा रही है राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 जो है हमारा वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इसमें बोला गया है कि किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर एक पर्सन इक्वल है कानून की नज़रों में, किसी का जो भी स्टेटस है फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल या आपका सोशल किसी भी तरीके का स्टेटस है, आप कानून की नज़रों में एक सेम पर्सन हो। फिर आ गया हमारे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की, तो स्टेट प्रोवाइड करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर एक इंडिविजुअल को। ये अप्लाई होगा फेयरली और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। स्कोप क्या है, ये थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अप्लाई होगा। फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करता है गवर्नमेंट के द्वारा और जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन को जो है प्रोहिबिट किया जाएगा, बार किया जाएगा, रोका जाएगा। किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हमारे पास ये जो 5 ग्राउंड्स हैं इनके बेसिस पे। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट, जनरल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे पर्सन लिखा है या सिटीजन लिखा है। जैसे हमारे पास जो है 14 जो हमारे पास आर्टिकल था, यहाँ पे पर्सन लिखा है, मतलब ये किस पे अप्लाई होगा, सिटीजन पे, प्लस ये नॉन सिटीजन पे भी अप्लाई होगा। अगर कोई बंदा बाहर से आया है, कोई फॉरेनर है, एनआरआई है, जो भी है जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, उस पर भी ये जो है इक्वली अप्लाई होगा। लेकिन हमारे पास जो आर्टिकल 15 है वो सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन ग्राउंड्स पे,
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड्स आप अच्छे से याद रखेंगे, या इनका किसी का भी कॉम्बिनेशन, मतलब रिलीजन एंड रेस साथ में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। इक्वालिटी इन पब्लिक स्पेसेस, कोई भी सिटीजन फेस नहीं करेगा डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन इन ग्राउंड्स पे रिगार्डिंग एक्सेस किसी भी शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, होटल पे या पब्लिक एंटरटेनमेंट पे, यूज जो है वेल्स का, टैंक्स का, बेदिंग घाट्स का, रोड्स का, पब्लिक प्लेसेस का जो मेंटेन किया गया है स्टेट के द्वारा और डेडिकेटेड है पब्लिक यूज के लिए। थर्ड पॉइंट आ गया स्पेशल प्रोविजंस परमिटेड, यहाँ पे स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है किसके लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। सेकेंड आ गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस जो है सिटीजन का, उसके लिए। यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 जो है वो किसकी बात करता है, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन की, कि प्रोहिबिट किया जाएगा किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। किन ग्राउंड्स पे, ग्राउंड्स क्या है हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ये आ गया हमारे पास 5 ग्राउंड्स। पहला पॉइंट आ गया इसमें कि जनरल हमारे पास आ गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी सिटीजन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसके बेसिस पे। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास इक्वालिटी होगी पब्लिक स्पेसेस में। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी सिटीजन जो है वो फेस नहीं करेगा डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन किसी भी प्रकार की। किन पब्लिक स्पेसेस पे, पब्लिक स्पेसेस में क्या क्या चीज़ें आ गई, एक्सेस किसी भी शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, होटल पे या पब्लिक एंटरटेनमेंट में। जैसे किसी भी शॉप पे अगर कोई जाता है या उसको बोला जाता है कि भाई आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप इस शॉप पे नहीं आएंगे, या रेस्टोरेंट में एंटर नहीं किया जाए, होटल में ना रखना या पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस पे उसको ना एंट्री देना, तो ये जो है हमारा आर्टिकल 15 के अगेंस्ट चला जाएगा। सेकेंड आ गया हमारे पास यूज़ करना वेल्स का, टैंक्स का, बेदिंग घाट्स का, रोड्स का या फिर आ गया पब्लिक प्लेसेस पे जो मेंटेन किए गए हैं स्टेट के द्वारा और जो पब्लिक यूज़ के लिए जो है डेडिकेट किए गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़ जो है वेल्स, टैंक्स का, ये सब आर्टिकल्स हमारे पास इसीलिए आए हैं क्योंकि बिफोर जो कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर जब जो हमारे पास पिछली डेकेड्स है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे कि कोई ऊंची जात का है या कोई नीची जात का है, लोअर कास्ट के लोगों को के वेल्स या फिर जो टैंक्स का एक्सेस था वो लिमिटेड था या फिर नहीं था, या उनके जो है सेपरेट वेल्स वगैरह दिए गए थे। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास ये जो है एक्सप्रेसली यहाँ पे जो है लिखा गया है। थर्ड आ गया हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो परमिट किया जाएगा। स्टेट आ गया हमारे पास स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बना सकता है, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकता है। दूसरा आ गया हमारे पास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकता है। तीसरा आ गया हमारे पास शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना सकता है। फोर्थ आ गया हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बना सकता है। तो अगर आप देखें एग्जाम्स वगैरह में जो है इन सब के लिए अलग से रिजर्वेशंस होता है, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 15 जो है वो इसकी परमिशन देता है। एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 का क्या मतलब है, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, प्रोहिबिट करना डिस्क्रिमिनेशन को किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। पहला आ गया हमारे पास जनरल, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे। इक्वालिटी दी जाएगी पब्लिक स्पेसेस में, किसी को भी डिसेबल, रिस्ट्रिक्शन या किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। किन चीज़ों को लेके, पब्लिक स्पेसेस को लेके, और ये जो है पब्लिक स्पेसेस हमारे दो तरीके से डिफाइंड है। पहला आ गया एक्सेस जो है किसी शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे या पब्लिक एंटरटेनमेंट पे। फिर आ गया यूज़ जो है वेल्स का, टैंक्स का, बेदिंग घाट्स का, रोड्स का या पब्लिक प्लेसेस का जो मेंटेन किए गए हैं यहाँ पे स्टेट के द्वारा और डेडिकेट किए गए हैं पब्लिक यूज़ के लिए।
तीसरा आ गया स्पेशल प्रोविजन। हमारे पास स्पेशल जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे कब जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या एडवांटेज के लिए जो है प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। इसमें आ गया हमारे पास विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाए जा सकते हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है सोसाइटी की, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। आप जो थर्ड पॉइंट है इनके एग्जाम्पल्स जो है आप देख सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे अब आप सब एस्पिरेंट्स है, वहाँ पे जो प्रॉपर कोटाज हैं EWS के लिए, SC ST के लिए, OBCs के लिए, बहुत सारे स्टेट में विमेन के लिए भी है। आई थिंक बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे शायद 30% या 33% जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ में जैसे कि आपका अभी जो BNSS है या फिर पहले जो CRPC था, वहाँ पे जो अरेस्ट है विमेन का, या फिर जो चिल्ड्रन का जो जुवेनाइल हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो ये जो है अलग से प्रोविजंस बनाए हैं विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। तो इन सब में भी देखा जा सकता है आर्टिकल 15 का जो इन्फ्लुएंस है। फोर्थ आ गया हमारे पास एजुकेशन स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूड करेंगे एडमिशन जो है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, इंक्लूडिंग प्राइवेट, एडेड, अनएडेड, एक्सेप्ट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है अंडर आर्टिकल 30। EWS के लिए आ गया हमारे पास रिजर्वेशन लिमिटेड है मैक्सिमम 10% के लिए, इन एडिशन जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस हैं। फिर आ गया हमारे पास इकोनॉमिक वीकनेस की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस नोटिफाइड हैं स्टेट के द्वारा कि ये बेस्ड हैं फैमिली इनकम पे और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उस पे। इसमें आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन स्पेसिफिक प्रोविजंस। इसमें आ गया हमारे पास यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस किसकी बात करते हैं, एडमिशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे भी जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। दूसरा बताया गया है कि EWS का जो मैक्सिमम हमारे पास रिजर्वेशन हो सकता है वो 10% हो सकता है। फिफ्थ में बताया गया है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये नोटिफाई किया जाएगा स्टेट के द्वारा फैमिली इनकम के बेसिस पे और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे। इसमें आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट एजुकेशन स्पेसिफिक प्रोविजंस। इसमें आ गया यहाँ पे जो है एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे जो है यहाँ पे अलग से कोटा अगेन अलग से आपके जो है प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं स्पेशल क्लासेस के लिए। सेकेंड पॉइंट जो स्पेसिफाई करता है वो बताता है कि जो EWS का रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 10% सीट्स पे जो है वो हो सकता है। EWS की डेफिनेशन जो है स्टेट नोटिफाई करेगा फैमिली इनकम और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख के। फिर आ गया इसमें यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो है इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। पहला पॉइंट है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल, इक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी की हर एक सिटीजन के लिए एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट में किसी भी ऑफिस को लेके अंडर द स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे। डिसेंट और रेजिडेंस ये आपके दो वर्ड्स नए ऐड होंगे। बहुत बार आपको पूछा भी जाता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल जो 16 है उसमें कौन से वर्ड्स का डिफरेंस है, तो डिसेंट और रेजिडेंस का डिफरेंस है। फिर आ गया रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स सर्टेन जॉब्स के लिए, ऑफिसेस के लिए, स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में बिफोर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है रेजिडेंस बेस्ड पे हो सकते हैं आपके जो है कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट जो है रिजर्व कर सकता है अपॉइंटमेंट्स या फिर पोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं की गई हैं स्टेट सर्विसेज में। फोर्थ आ गया रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन प्रमोशंस।
रिजर्वेशन इंक्लूड करेगा प्रमोशंस कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं मिली है इनको तो यहाँ पे जो है अलग से प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 जो है सबसे पहले बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सिटीजन्स को। अगेन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है सिटीजन्स को, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में। फिर जो कीवर्ड है हमारे पास वो है सिटीजन हमारे पास। फिर जो है हमारे पास किस चीज़ में, एम्प्लॉयमेंट में या फिर अपॉइंटमेंट में किसी भी ऑफिस में जो स्टेट के अंडर आता है। फिर आगे इसमें हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ग्राउंड्स क्या क्या है यहाँ पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आ गया रेजिडेंस। 2 नए ग्राउंड्स जो हैं हमारे पास ऐड हुए हैं आर्टिकल 16 से। ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा आ गया हमारे पास रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। इसमें आ गया पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट सर्टेन जॉब्स के लिए या फिर ऑफिसेज के लिए स्टेट में या फिर आ गया यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पे जो आपका डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है कि डोमिसाइल आपकी बहुत स्टेट्स रिजर्वेशन के लिए मांगी जाती है, तो वहाँ पे जो है ये अलाउड है अगर पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें बोला गया है स्टेट जो है वो रिजर्व कर सकती है अपॉइंटमेंट्स या फिर पोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एडिक्वेटली जो है वो प्रेजेंट नहीं किए गए हैं स्टेट सर्विसेज में। इसमें आ गया हमारे पास रिजर्वेशंस एससीज के लिए और एसटीज के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि प्रमोशंस में भी जो है एससीज और एसटीज के लिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन हो सकता है अगर अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा है 4 पॉइंट्स आर्टिकल 16 के। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। ध्यान रखिए आर्टिकल 15 और 16 सिर्फ सिटीजन्स के लिए जो है एप्लीकेबल होगा। उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिसेज में स्टेट के अंडर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और यहाँ पे रेजिडेंस के बेसिस पे डिसेंट और रेजिडेंस ध्यान रखेंगे। ये अलग से हैं ग्राउंड्स आर्टिकल 15 के अलावा, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आ गया रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कुछ जॉब्स के लिए स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट मांगी जा सकती है। फिर आ गया रिजर्वेशंस बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट रिजर्व कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए या फिर आ गया हमारे पास पोस्ट के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं स्टेट सर्विसेज में। रिजर्वेशन एससीज एसटीज के लिए इसमें आ गया हमारे पास जो है ये इंक्लूड करता है प्रमोशंस। जो प्रमोशंस में भी जो है रिजर्वेशन हो सकती है एससीज और एसटीज के लिए अगर वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, अच्छे से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये 4 पॉइंट्स जो है हमने किए हैं। फिर आ गया हमारे पास 5th पॉइंट कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज, कि किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी रिजर्व्ड वैकेंसीज जो फिल नहीं हुई हैं। अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज 1 साल की वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है सब्सिक्वेंट ईयर्स में बिना अफेक्ट करे जो 50% सीलिंग है टोटल रिजर्वेशन पे उस साल के लिए। फिर आगे रिलीजियस और डिनोमिनेशनल ऑफिसेस आर्टिकल 16 क्लोज 1 to 4b अफेक्ट नहीं करता है ऑफिसेस जो रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिक्वायर करते हैं इनकम्बेंट्स टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है अगर उसी का कोई जैसे पंडित्स हैं, पुरोहित्स हैं, तो ये जो है स्पेसिफिक रिलीजन के ही जो है अपॉइंट किए जाते हैं, तो इन पोस्ट को या फिर रिलीजियस चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा ये वाला आर्टिकल। फिर आ गया रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस स्टेट रिजर्व कर सकता है 10% पोस्ट ईडब्ल्यूएस सिटीजन्स के लिए इन एडिशन जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है। पहला आ गया हमारे पास 5th पॉइंट। 5th पॉइंट जो है वो बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल की। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि हमारे पास रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं वो अनफिल्ड रहती हैं 1 साल के लिए।
आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 50 वैकेंसीज निकली थी, इसमें 10 वैकेंसी जो है हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी की है, किसी की भी लगा लीजिए, फॉर इंस्टेंस एससी की हैं। लेकिन इस साल में जो है 8 वैकेंसीज फिल हुई हैं, 2 बच गई हैं। तो ये 2 वैकेंसीज को अगले साल में जैसे 60 वैकेंसीज आनी है और इसमें 11 वैकेंसीज एससी की है, तो ये 2 वैकेंसीज यहाँ पे ऐड होंगी और एससी की वैकेंसीज हो जाएंगी 13, क्योंकि ये पिछले साल की जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो ऐड हो सकती हैं, कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में। ये जो है अफेक्ट नहीं करेगा जो आपकी 50% सीलिंग है टोटल रिजर्वेशन पे, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं लग सकता है, उसको ये जो है चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं। 6th आ गया इसमें हमारे पास रिलीजियस या डिनोमिनेशनल ऑफिसेज। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 16 जो है वो अफेक्ट नहीं करता है कोई भी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो रिक्वायर करता है, पर्टिकुलर रिलीजन। तो जैसे कि इसमें आ गया हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक मठ है, मठ में जो है पुरोहित होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, तो वहाँ पे भी एज एन एम्प्लॉयमेंट ये चीज़ ली गई है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सन इस चीज़ को डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि ये जो पोस्ट है ये मुझे चाहिए, क्योंकि ये प्योरली आपका रिलीजियस जो है मैटर है और यहाँ पे जो है आर्टिकल 16 इंटरफेयर नहीं करेगा। 7th अगेन बताता है रिजर्वेशन EWS के लिए ये रिजर्व कर सकते हैं अप टू 10% सीट्स। तो आप जो है ये प्री के लिए भी ध्यान रखें कि EWS के लिए जो मैक्सिमम पोस्ट रिजर्व हो सकती हैं वो है हमारी 10%। इसमें आ गया हमारे पास 5th पॉइंट जो कि कैरी फॉरवर्ड रूल की बात करता है। इसमें बोला गया है कि अगर रिजर्व वैकेंसीज अनफिल्ड हैं 1 साल के लिए, उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, अफेक्ट नहीं करेगा जो 50% सीलिंग है यहाँ पे उसको। फिर आ गया रिलीजियस या डिनोमिनेशनल ऑफिसेस। इसमें आ गया आर्टिकल 16 अफेक्ट नहीं करेगा रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। इसमें आ गया हमारे पास जो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर रिलीजन को, एग्जाम्पल आप मठ का ले सकते हैं। फिर आ गया इसमें मैक्सिमम रिजर्वेशन EWS के लिए 10% होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमने जो है इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल 17 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। पहला पॉइंट आ गया इसमें अबॉलिशन, अनटचेबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली अबॉलिश्ड है इंडिया में। प्रोहिबिशन, कोई भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी की किसी भी फॉर्म में वो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। फिर आगे इसमें पनिशमेंट क्या होगी, इन्फोर्समेंट जो है किसी भी डिसेबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन की अनटचेबिलिटी की वजह से, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो पनिशेबल होगा लॉ के अंडर। तो इसमें जो है वैसे अगर आप बैरेक्ट में देखेंगे तो आपका 1 लाइन का आर्टिकल है, बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स में किया गया है। सबसे पहले इसकी हम टाइटल देखेंगे। आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। इसमें आ गया हमारे पास जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पे वो कंप्लीटली अबॉलिश्ड है। फिर आ गया सेकेंड हमारे पास प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट किया गया है, इसको फॉरबिडन किया गया है। तीसरा आ गया हमारे पास पनिशमेंट, पनिशमेंट में आ गया क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसमें जो है हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी जो है कम्प्लीटली अबॉलिश्ड है, ये प्रैक्टिस जो है वो फॉरबिडन है। पनिशमेंट ये हमारे पास एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें आपको जो है जेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिविल पेनल्टी नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 18 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। पहला है कि प्रोहिबिट किए गए हैं टाइटल स्टेट के द्वारा, कोई भी स्टेट कन्फर नहीं करेगा कोई भी टाइटल सिटीजन्स पे एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल्स, कोई भी सिटीजन इंडिया का एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं ऑफिस होल्डर्स पे, नॉन सिटीजन्स जो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट जो है स्टेट के अंडर, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन टाइटल्स को बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। पर्सन जो होल्ड
होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंडर, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स ऑफिस फॉरेन स्टेट से बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल जो 18 है, वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। इसमें आ गया हमारे पास पहला कि स्टेट जो है वो कन्फर नहीं कर सकता किसी भी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। सेकेंड आ गया यहाँ पे प्रोहिबिशन है एक्सेप्ट करने पे फॉरेन टाइटल्स को, कोई भी जो सिटीजन है इंडिया का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट का। तीसरा आ गया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ऑफिस होल्डर्स पे। इसमें आ गया हमारे पास अगर कोई भी नॉन सिटीजन होल्ड कर रहा है ऑफिस जो है प्रॉफिट का या फिर जो ट्रस्ट है स्टेट के अंडर, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी फॉरेन टाइटल बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। फिर आ गया पर्सन जो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स या ऑफिस जो है फॉरेन स्टेट के बिना जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट के। तो इसका जस्ट क्या है, हमारे पास आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल की। इसमें आ गया हमारे पास स्टेट जो है वो कन्फर नहीं कर सकता टाइटल, यहाँ पे आ गया हमारे पास स्टेट जो है कन्फर नहीं कर सकती टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी फॉरेन टाइटल कोई भी सिटीजन। यहाँ पे आ गया रिस्ट्रिक्शंस क्या है ऑफिस होल्डर्स पे, जो भी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं नॉन सिटीजन प्रॉफिट का या ट्रस्ट का स्टेट के अंदर बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पर्सन जो होल्ड कर रहे हैं ट्रस्ट हमारे पास या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे जो है प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या ऑफिस जो है फॉरेन स्टेट का वो बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है आज हम इतना ही करेंगे आर्टिकल 18 तक। यहाँ पे अगर आपको जो है PDF चाहिए तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक पिन कमेंट आपको मिलेगा, उसमें आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उस पर जो है PDF से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अपनी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है मेंस आंसर राइटिंग जो है वो हमने मेंबर्स के लिए अभी स्टार्ट की है। इसके लिए BNSS और आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।